धारा घनत्व के बारे में। अच्छा, वही उसी में आगे रह गया तो थोड़ा से। तो धारा घनत्व जे बराबर आई अपान ए होता है, तो जे की जगह रखेंगे आई हमारा कितना आ गया, ए एन ई वी डी, ए एन एन ई वी डी अपान में ए से ए कट जाएगा, तो जे बराबर में एन ई वी डी हो गया, तो जे बराबर में इसको वेक्टर फॉर्म में ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ठीक है। ठीक है, बाकी जो है यूपी बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम पूछेगा। ठीक है, और जो पूछ लेगा तो बच्चों को अगर फार्मूला याद है तो कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है। अच्छा, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग 10 घात -4 मीटर पर सेकंड की कोटि का होता है, कि मतलब इसके आसपास होता है, कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा अनुगमन वेग। ठीक है, ज्यादा विद्युत क्षेत्र होगा तो ज्यादा अनुगमन वेग होगा, कम विद्युत क्षेत्र होगा तो कम अनुगमन वेग होगा। ठीक है, इसलिए एकदम एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, कम ज्यादा होता है, लेकिन इसी के ऑर्डर का होता है। तो अब है अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये तीनों डेरिवेशन इम्पोर्टेंट है यूपी बोर्ड के पर्पज से। ये बड़ा टॉपिक माना जाता है तुम्हारे सेकंड पेपर 12वीं की फिजिक्स का। इसको भी देख लो कैसे करना है, इसको भी एकदम जुबान में रट ही लेना है। कभी भी टेस्ट लेंगे तो ये सब इसमें से एक तो डेरिवेशन हर बार देंगे। माना धातु के किसी तार की लंबाई एल तथा परिच्छेद क्षेत्रफल ए है। कई बार अनुप्रस्थ परिच्छेद लिखता है, कायदे से अनुप्रस्थ परिच्छेद ही लिखना चाहिए था। ठीक है, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल ए है। धातु के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। और माना तार के सिरों पर विभवांतर V आरोपित करने पर तार में प्रवाहित धारा I है। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग VD तथा शांतिकाल टाउ हो तो I इक्वल टू ANAVD। ANEVD में रटा था अपने तरीके से, तुम लोगों को जिसको जितना आसान लगे उस तरीके से रट लेना, तो कोई प्रेशर वाली बात नहीं है। तार के भीतर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, विद्युत क्षेत्र तो वही होगा V अपान I के बराबर, L के बराबर होगा। अब यहाँ से अगर मैं करूँ तो वी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई स्मॉल ई कैपिटल ई अपान में टाउ इंटू एल अपान में इंटू टाउ। यहाँ पे अगर वी ई की वैल्यू रख दोगे तो वी डी इक्वल टू ई वी अपान में एम एल इंटू टाउ बनेगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू जैसे ही यहाँ पे रख दोगे तो क्या बनेगा, आई इक्वल टू एन ए एन ई और ई स्मॉल ई कैपिटल ई अपान में इंटू टाउ। हालांकि यहाँ पे भी रखा नहीं है, आई इक्वल टू यानी वी डी की जगह इतना टर्म लिखना और फिर ई की जगह देखना वी बाई एल लिख देंगे, ये आ गया। अब ये दोनों क्यों यूज किए, हमको वी अपान आई चाहिए था, तो ई तो हमको दिक्कत कर रहा था तो ई को हटा दिया, चल बेटा निकल ले, वी बाई एल कर देंगे तो वी वी यहाँ से दिखना बंद हो जाएगा और वी डी की जगह ये टर्म लिख दी है। ठीक है, तो वी डी भी टर्म से निकल लिया, तो बचा क्या, वी यहाँ पे वी भी है और आई भी है, तो हम क्या करेंगे, वी को इधर ही रखे आई को इधर ले, तो बाकी सबको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा एम तो ऊपर चला जाएगा क्योंकि एम नीचे है, बाकी सब ये नीचे चले जाएंगे, ये भी नीचे ये भी नीचे ये भी नीचे, तो एन दो ठो ई है तो ई स्क्वायर और टाउ तो है ही है, सॉल्व कर लेंगे। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान देना, इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व होते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी सॉल्व होते हैं। ठीक है, अब वैसे भी इसके डेरिवेशन भी कराता है। ठीक है, तो ये डेरिवेशन पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों के लिए यूपी बोर्ड एंड कंपटीशन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए। तो किसी चालक के लिए इस फार्मूले को रट लेना, बहुत काम देगा ये, इसी से सवाल, यहीं से बहुत सारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनता है। किसी चालक के लिए स्थिर ताप एवं दाब पर एम अपान में एन स्क्वायर इंटू टाउ एल बाई एक नियतांक है होगा, यह है क्यों, अगर निश्चित ताप एवं दाब पर, निश्चित ताप पर अगर कहेगा तो टाउ तो स्थिर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश तो हमेशा स्थिर ही रहता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी स्थिर रहेगी अगर ताप घटेगा बढ़ेगा नहीं धातु का, तो द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का वो भी नहीं कभी चेंज होगा। स्थिर ताप है तो एल लंबाई नहीं गर्म कर दोगे तो हो सकता है लंबाई ही बढ़ जाए। दाब, अगर ऊपर से दाब डाल दो तो
क्या होता है, चीजों चीजों कुछ सिकुड़ती हैं, समझ गए, दाब हटा लोगे तो थोड़ा फैलती हैं। तो एल और ए में भी परिवर्तन होता है, इसलिए बार बार ये निश्चित ताप एवं दाब लिख रहा है। वहां पे सिर्फ केवल ओम के नियम जब लिखवाया था तो सिर्फ ताप लिखा था, यहाँ पे दाब का भी रोल होता है। तो ये जो वर्ड लिखा है ये कंपटीशन पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यूपी बोर्ड में तो क्या है, सिर्फ ताप लिख देगा, काम चल जाएगा, समझ गए। तो इस दाब को क्यों यूज किया है मैं बता रहा हूँ कि अगर दाब को ताप बढ़ाएंगे तो कई बार लंबाई और चौड़ाई में भी अंतर आता है, प्लस इनका में भी एन और टाउ पे भी असर पड़ता है। लेकिन ताप का तो एन और टाउ पे ज्यादा असर पड़ता है, एल बाई ए पे कम पड़ता है। लेकिन दाब का तो पूरा पूरा इसी में पड़ेगा, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा टाउ और एन पर, ठीक है। इसलिए बोलता है, तो ये दोनों जब स्थिर होंगे तो ये पूरा पूरा नियतांक हो जाएगा। इससे तार के और ये वाला जो नियतांक होता है इसी को तार का प्रतिरोध कहते हैं, इसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। तो आर ये मिल इसे को इसको पूरे को हम आर बोल देते हैं नियतांक। ये पूरा कंप्लीट ओम का नियम है, नीचे लिख दिया यही ओम का नियम, इतना लिख दोगे फुल नंबर मिल जाएगा। ये जब भी आएगा या तो 4 नंबर का आएगा या तो फिर 3 नंबर का आएगा या तो 5 नंबर का आएगा। तो यहाँ पे देखो ये ओम का नियम है। तो ये बुक में बहुत सारी बातें ऐसी भी लिखी है, बड़ी अच्छी बातें लिखी है, ठीक है, ये काम देती है। अब अगर तुमको ये फार्मूला रटा है तो इसकी जगह में इसको रो मान लिया करते हैं, क्योंकि V अपान आई इक्वल टू आर हो जाता है। तो इसकी जगह एल अपान ए है, ये जहाँ इसकी जगह पे रो आ जाता है। तो रो का फार्मूला हमको अगर रटा है तो रो पे बहुत सारे सवाल बनते हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। यूपी बोर्ड में तो नहीं बनते हैं। तो इस ये वाला फार्मूला बहुत काम देगा तुम लोग को आगे चल। खैर चलो ठीक है, यहाँ तक तुमको करना ही पड़ेगा। यूपी बोर्ड में ये सवाल बोल रहा था कि मैं कभी 3 नंबर का पूछता है, कभी 5 नंबर का, वो तो एग्जामिनर की खुशी पे है। अब तुमको इतना ही बड़ा सवाल 3 नंबर में करवा ले या 5 नंबर में करवा ले, उसकी मर्जी। मुक्त अब है मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल से तार का प्रतिरोध। ये जो अभी लिख रहे हैं ये खाली एडिशनल चीजें हैं, इसको सुन लो। यूपी बोर्ड में बहुत कम पूछा जाएगा, ठीक है, केवल जान लो, कभी भी रिवाइज कर लेना। आर इक्वल टू एम अपान में एन स्क्वायर टाउ एल बाई ए। चूंकि आर इक्वल टू रो एल बाई ए होता है तो ये इसकी जगह में पूरा पूरा रो आ जाएगा, पूरे इस पद की जगह पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा ये तो ये रो की जगह पे पूरा टर्म आ जाएगा, एम अपान में एन स्क्वायर टाउ। तो ये जो तुम याद रखोगे, हालांकि ये भी याद रखोगे तो इससे इसको बना लोगे या इससे इसको बना लोगे, बात एक ही है, दोनों में से कोई एक याद होना चाहिए। यहाँ पे एम कांस्टेंट होगा, ई कांस्टेंट होगा, तो क्या होगा, रो किसके हो जाएगा, 1/n के अनुक्रमानुपाती लिख सकते हैं, और रो को 1/τ के भी अनुक्रमानुपाती लिख सकते हैं, बाकी सब तो कांस्टेंट हो जाएंगे। तो यहाँ से जो है तुम्हारी दो बातें निकल के आती है जो हमने समझाया था कि यदि ताप बढ़ेगा तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। क्योंकि क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्षा में तो वो इलेक्ट्रॉन जो है, पहले मान लो सब एक एक 10-10 इलेक्ट्रॉन दिए था, तो ज्यादा गर्म कर दोगे तो हो सकता है सब 11-11 इलेक्ट्रॉन फ्री कर दें अपने अपने बाहर से, समझ गए। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो क्या होगा, अब धातु चालक के लिए तो ये कम प्रभावी होता है, लेकिन अर्धचालक के लिए बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। अर्धचालक का टेम्परेचर थोड़ा से भी बढ़ा देने पर इलेक्ट्रॉन का भरमार हो जाता है, समझ गए। जैसे कि जैसे तुम लोग सुने हो, जैसे तुम लोग मान लो कि कहीं पे भी हो, जब गर्म करोगे तो इलेक्ट्रॉन भर भरा के थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे किसी मधुमक्खी के छत्ता में वो मार दो, कोई ईंट या पत्थर मार दो छोटा से, तो वो क्या भरभरा के निकलती है ना, वैसे इलेक्ट्रॉन भरभरा के निकलता है, किसमें, अर्धचालकों में, ताप बढ़ाने से। और धातुओं को बढ़ा गर्म कर दोगे तो सनकती बुचकती नहीं है, वो कहेगी कि हम इलेक्ट्रॉन, हमको क्या पता इलेक्ट्रॉन देना है कि नहीं देना, फ्री करना है कि नहीं। तो ये नहीं करती है, लेकिन ये कर देती है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रभाव ज्यादा इलेक्ट्रॉन बनेंगे उसमें ताप बढ़ाने पर जो है वो क्या एन का वैल्यू वहां पे शो होगी। तो एन यहाँ पे क्या है देखो, तो एन जो है प्रतिरोधकता घट जाएगी, देखो एन नीचे है ना,
तो विशिष्ट प्रतिरोध कम हो जाएगा। जब विशिष्ट प्रतिरोध कम होना का मतलब हो गया तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, तो धारा और आसानी से बढ़ेगी। इसी प्रकार ताप बढ़ाने से टाउ जो होता है, टाउ डिक्रीज करता है हमेशा। तो क्या हो गया, धातु के केस में बहुत ज्यादा प्रभावी होता है और अर्धचालकों के केस में एक बहुत कम प्रभावी होता है। उसमें कौन प्रभावी होता है? उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा प्रभावी होती है। ऐसा नहीं है, इसमें भी टाउ प्रभावी होता है, क्या बोलते हैं, अर्धचालकों के केस में, लेकिन ये ज्यादा प्रभावी, ये अधिक प्रभावी होता है। इसमें ये कम प्रभावी, ये अधिक होता है। ये ध्यान रखना पड़ेगा तुमको। धातुओं के केस में टाउ का मान ज्यादा इफेक्टिव होता है, तो जो ज्यादा इफेक्टिव होगा उसी के हिसाब से डिसीजन होगा। इसकी वजह से धातुओं की चालकता, वो प्रतिरोध, अगर टाउ कम होगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ये कम हो रहा है ना, तो प्रतिरोध बढ़ेगा। तो यहाँ पे से इस फार्मूले से जब देखोगे तो यहाँ से टाउ कम होगा तो ओवरऑल प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। इसीलिए ये सब मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ तुम लोग को। हालांकि तो अतः ताप बढ़ाने पर धातु का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोध बढ़ता है। अगर सिर्फ प्रतिरोध की बात करें तब भी सेम ही होगा। और अर्धचालक, ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोध घट जाता है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब है ओम के नियम की सीमा है। ये वाला सवाल ऑब्जेक्टिव में यूपी बोर्ड में खूब पूछा जाता है, ध्यान रखना। ऐसे नहीं पूछेगा, लेकिन इसमें घुमा के चाहे, जैसे अब तुमको इतना पता हो गया, कोई कितना वो घुमा के पूछेगा, कितना भी बदल के पूछेगा, सारे क्वेश्चन का जवाब दे लोगे। अब है ओम के नियम की सीमा है। अब ओम के नियम की सीमाएं क्या है? ओम का नियम पदार्थों के विस्तृत का ओम का नियम पदार्थों के विस्तृत वर्गों के लिए मान्य है। विस्तृत वर्ग मतलब बहुत सारे पदार्थों के लिए मान्य है, लेकिन विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले कुछ ऐसे पदार्थ, ब्रैकेट में जैसे जीएएस, एवं युक्तियों जैसे डायोड में डायोड के बाद क्या लिख दिया? अब इसका सेंटेंस बनेगा कि ओम का नियम, ये कार्बनिक मत समझ लेना, ये ओम अलग है, नियम अलग है। तो ओम का नियम पदार्थों के विस्तृत वर्गों के लिए मान्य है, लेकिन विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले कुछ ऐसे पदार्थ एवं युक्तियां भी हैं जिनके लिए ओम का नियम लागू नहीं होता। युक्तियां का मतलब कोई यंत्र जो होते हैं, या अब यहाँ पे इसको मैं थोड़ा से वो कर दूं, नहीं तुम एक ही जैसे समझोगे इसको, ठीक है। चलो, तो ये निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे अब ये पूछेगा हमेशा ओम का नियम की सीमाएं, अगर पूछेगा, ये ओम के नियम का दोष पूछे, सीमाएं का मतलब दोष, अगर दोष पूछे तो भी सेम चीज लिखनी है, सीमाएं पूछे तो भी। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पूछ देगा यूपी बोर्ड में। थोड़ा उतना ज्यादा जल्दी जल्दी नहीं पूछता है, लेकिन पूछ देगा, ठीक है। पहला क्या है? धारा का मान अधिक होने पर अच्छे चालकों के लिए, अच्छे चालक, जिनको अच्छे चालक किनको बोलते हैं? धात्विक चालक के लिए भी। ये यहाँ पे छूट गया था, इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया है ये इस तरीके से कॉर्नर बना के। तो धारा का मान अधिक होने पर अच्छे चालकों, ब्रैकेट में धात्विक चालक के लिए भी V अपान I का मान स्थिर नहीं रह पाता। अगर धारा का मान बहुत तेज कर देंगे तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है बार बार टक्कर मारते हैं धन आयनों को, तो क्या होता है, उनका वो उनको उसमें ऊर्जा मिलती है लगातार, तो क्या होता है, उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से प्रतिरोध बढ़ जाता है, तो प्रतिरोध जितना होना चाहिए वो चेंज हो जाता है। प्रतिरोध जैसे ही चेंज हुआ वो ओम के नियम का पालन करना बंद कर देगा। तो ये जैसे जैसे इसको सीधी लाइन जाना चाहिए, ये थोड़ी टेढ़ी हो गई ग्राफ की ऊपर की साइड में, वी की ही तरफ होगी, क्योंकि आर बढ़ता है, वी इक्वल टू आई आर, वी इक्वल टू आर इक्वल टू वी अपान आई होता है ना। तो यहाँ पे देखोगे तो वी की वैल्यू बढ़ेगी, जिस हिसाब से आई बढ़ रहा है उस हिसाब से अगर वी नहीं बढ़ेगा, ज्यादा बढ़ेगा, तो फिर आर की वैल्यू ज्यादा आएगी। कुछ पदार्थों जैसे डायोड के लिए, तो धात्विक चालकों के लिए होगा, जैसे डायोड के लिए वी अपान आई का मान ध्रुवता बदलने पर बदल जाता है, अर्थात स्थिर नहीं रह पाती है। कैसे नहीं रह पाता? वी अपान आई का मान स्थिर नहीं रह पाता, किस के बारे में बोल रहा है? वी अपान आई के बारे में। क्या होता है यहाँ पे, जैसे मान लो
ये कोई अब तार है, तार में चाहे इधर से इधर धारा बहाओ तो उतने प्रतिरोध दिखाएगा। इस तार को ऐसे पलट लो, ऐसे कर लो, तब भी इसमें धारा प्रवाहित कराओगे तो उतनी प्रतिरोध बताएगा ये। लेकिन अर्धचालकों में क्या होता, उसमें डायोड में क्या होता है, अभी जो इसमें प्रतिरोध शो होगा इसका, इसको बदल दो पोलरता। अब इसको ऐसे लगा लो, ये वाले मेरी उंगली धनावेशित है, ये वाला ये धनावेशी उंगली को समझो, ये वाला ऋणावेशित। अभी जो होगा ठीक है, जो भी प्रतिरोध मिलेगा मिलेगा। अब इसको उलट, इसका बदल दो, अब ऐसे कर दोगे एकदम अचानक से प्रतिरोध हाई हो जाएगा, मतलब धारा बहना ही बंद हो जाएगा। ये सिर्फ एक ही दिशा में धारा बहेगी, इस दिशा में, समझ गए। इसकी दिशा इसको पलट के लगा दिए, धारा बहना बंद, एकदम जीरो, लगभग जीरो। इस तरीके के बिहेवियर। और जो धात्विक चालक होते हैं, जो उनके नियम का पालन होता है, चाहे ऐसे धारा बहाओ, अच्छा है ऐसे कनेक्ट करके धारा बहाओ, दोनों केस में सेम प्रतिरोध मिलेगा या सेम धारा मिलेगी। तो यहाँ पे देखो एक केस में तो इस तरीके से ग्राफ मिलता है। अब विपरीत अगर उसको बदल दोगे, अभी ऐसे है, इसको इधर कर दिए तो उसका भी ग्राफ जिस 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 वाले सिरे पे पहले धनावेशित था वो ऋणावेशित हो जाएगा। तो इसको विपरीत दिशा में इसका ग्राफ बनाते हैं, माइनस एक्स एक्सिस में और माइनस वाई में। तो इस तरीके का ग्राफ मिलता है। फिर बहुत दूर तक धारा लगभग जीरो रहती है, एकदम लास्ट में जब बहुत ज्यादा इसका बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, एकदम फट पड़ता है, फिर क्या होगा, धारा अचानक से बढ़ जाएगी, इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि अनकंट्रोलेबल होती है वो, समझे। तो इस तरीके के केस को, ये कब होता है, जब आपके 80-90 वोल्टेज में। ये क्या है, 1 वोल्ट तक, ये इसमें क्या होता है, शुरू में धीरे धीरे धारा बहती है, 1 वोल्ट के ऊपर फुल धारा पकड़ लेती है, समझ गए स्पीड। 1 ही वोल्ट में इधर बैक साइड, इसमें एक साइड में क्या है, ध्रुवता बदलने पर 80-90 वोल्टेज के बाद, अब वो भी जब बढ़ती है तो फिर अचानक से बढ़ती है, उसमें कोई कंट्रोल नहीं होता। इसमें थोड़ा बड़ा कंट्रोल भी कर सकते हो। हालांकि अर्धचालक जब पढ़ाएंगे तब भी इसको पढ़ाएंगे। अब है सी पार्ट। कुछ पदार्थों जैसे Ga और S, ये एक अर्धचालक ही होता है, के लिए V/I का मान एक ही धारा के लिए भिन्न भिन्न प्राप्त होता है। अर्थात एक ही धारा I के लिए V के मान भिन्न भिन्न हो सकते हैं और विभवों की ध्रुवता में बिना परिवर्तन के। ये बिना, पिछली बार तो क्या था, धारा बदल जा रही थी। मान लो इसमें धारा, ये मेरा, ये मान लो कि मेरी ये उंगली धनावेशित है, ये वाली दाहिने वाली, ये वाली ऋणावेशित है। अब इसको ऐसे जोड़ दिए तो इसमें धारा बहेगी। इसकी ध्रुवता हम बदल लिए थे तो धारा एकदम से बहुत ही कम बह रही थी। तो ये तो हो गया किस्म के डायोड का काम। लेकिन ये GaAs है, GaAs गैलियन और आर्सेनियम मिला के मिक्स करके बनाया जाता है। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है कि तुम ऐसे धारा प्रवाहित, इसमें जो है ऐसे वोल्टेज अप्लाई कर दिए, अब वोल्टेज को घटा बढ़ा रहा है। वोल्टेज क्या है ना, पहले तो वोल्टेज बढ़ा रहे हो, धारा बढ़ रही, या धारा बढ़ा रहे हो तो इधर वोल्टेज मिल रहा है तो वोल्टेज बढ़ रहा है। फिर अचानक धारा, हम धारा का मान अपने आप ही कम हो गया, समझ गए। जैसे धारा बढ़ाते गए तो थोड़ी देर बाद देखो धारा कम हो गई, अब फिर एकदम कम होती गई, फिर बढ़ना स्टार्ट हो गई। तो क्या हो गया, इसमें क्या कह रहा है कि एक ही धारा के लिए, जैसे इस पॉइंट में जैसे यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे खड़े होकर देखोगे, यहाँ पे कुछ धारा मिलेगी, धारा यहाँ से नीचे नीचे से नापी जाएगी ना, जितनी लंबाई है ऐसी धारा पे ये, ऐसी धारा पे ये, एक ही धारा ये हो गई, एक ये हो गई, एक 3 बार इस अक्ष को कट करेगा, इसमें 3 ठो V के 3 ठो मूल मिलेंगे या मान मिलेंगे। जैसे तुम लोग कक्षा 10 में पढ़े होगे, ग्राफ अगर पढ़े होगे, नहीं पढ़े होगे तो अभी पढ़ लोगे अगर ग्राफ पढ़ाएंगे दोबारा में। तो 3-3 एक ही धारा के लिए 3-3 वोल्टेज के मान प्राप्त हो रहे हैं बिना ध्रुवता को बदले। ये भी एक ओम के नियम का एक प्रकार से दोष है, या यहाँ पे ओम का नियम फेल कर जा रहा है, ठीक है, यह सीमा है। ये इतने बड़े बड़े नहीं लिखने हैं, छोटा छोटा लिख देना है। ये एक लाइन लिख दो शुरू की यहाँ तक, बस ये ग्राफ बना दो, काम खत्म। इसमें इसमें तो छोटा है ही है, ग्राफ बना दो, ये भी छोटा है, ये ग्राफ बना दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो है किताब में तुम्हारे उतना सही नहीं लिखा है, लिखना कुछ और चाहिए था, लिखा कुछ और है, समझ गए। तो ये एग्जैक्ट है। अब है ओमीय चालक। ओमी चालक या ओमी परिपथ, तुमसे पूछेगा ओमी और अनोपी परिपथ से क्या समझते हो, या ओमी और अनोमी चालक से क्या समझते हो।
समझ गए? ये बहुत बार पूछा जाता है, इसको बच्चे गलत करते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे तो सही, जो पिछले साल जो लड़की पढ़ी थी उसको तो खैर आता था, कर लेती थी, टेस्ट वगैरह लिखते थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछता है कई बारी। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल ही, जब कुछ ना आता हो स्पेक्ट्रोग्राम बना दो, ये वाला स्ट्रेट लाइन खींच दो। ये ओमी परिपथ के लिए हो गया, किसके लिए हो गया? वी अपान में आई इक्वल टू आर के लिए हो गया ये। अच्छा, आई इधर, वी इक्वल टू आई आर, इधर क्या है? वी है। तो चलो ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको समीकरण है कि इसको कैसे भी लौट पलट के लिखो। अब यहाँ पे अनोमी परिपथ, अब अनोमी परिपथ में क्या होता है? इसमें तो ओमी का पहले देख लो। जब किसी चालक ब्रैकेट में परिपथ में ओमी चालक पूछे या ओमी परिपथ, दोनों में सेम ही आंसर लिखना। अगर चालक पूछ देगा तो चालक चालक लिख देना, परिपथ पूछे तो परिपथ परिपथ लिख देना। जब किसी चालक ब्रैकेट में परिपथ में बहने वाली धारा आई आरोपित विभवांतर वी के अनुक्रमानुपाती होती है तो उस चालक को ओमी चालक कहते हैं। उदाहरण में जैसे धातु का तार, कार्बन प्रतिरोधक, मिश्र धातु का तार। ठीक है, अब है अनोमी में, जब किसी चालक या परिपथ में बहने वाली धारा आरोपित विभवांतर के अनुक्रमानुपाती ना हो, ये लिख देते हैं। अनुक्रमानुपाती ना हो तो उस चालक को अनोमी चालक या ब्रैकेट में परिपथ कहते हैं। उदाहरण डायोड, ट्रांजिस्टर, गैस। तो इसमें डायोड और ट्रांजिस्टर बहुत बेस्ट उदाहरण है, क्योंकि ये दोनों तुम्हारा आगे एक अर्धचालक वाला चैप्टर मिलेगा, उसमें ये मिलेगा। ट्रांजिस्टर तो खैर नहीं, अब सिलेबस से हट गया पिछली बार, बाकी तो डायोड तो है ही है। अब यहाँ पे देखो, ये कुछ अनोमी परिपथ के उदाहरण है, जैसे टॉर्च का बल्ब हो गया, तापानिक वाल्व। अब सिलेबस से हट गया तापानिक वाल्व, अब पढ़ाया नहीं जाता, क्योंकि अब बड़ी नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, उसका यूज खत्म हो गया। संधि डायोड और विद्युत अपघट। विद्युत अपघट का देखो, विभव बढ़ाने से, और देखो यहाँ पे धारा धारा बढ़ाने से विभव ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, तो आर इक्वल टू वी अपान आई होता है, तो प्रतिरोध बढ़ रहा है, इसका मतलब। समझ गए? ग्राफ जिस भी अक्ष की तरफ ज्यादा भागेगा, मतलब वो वैल्यू ज्यादा हो रही, वी की वैल्यू ज्यादा हो रही है, आर बराबर वी अपान आई होता है। तो जब अंश का मान ज्यादा बढ़ेगा, आर का मान कम बढ़ेगा, तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी, तो मतलब आर का मान बढ़ रहा है। तो इसमें लगातार आर का मान बढ़ता है, कब? जब विभव बढ़ाते हैं। इस पे हालांकि ज्यादा डिटेल में मत जाओ, बस देख लो कि ग्राफ सीधा ना हो, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी हो तो अनोमी चालक कहते हैं, सॉरी अनोमी परिपथ कहते हैं। तुमको ग्राफ बनाना हो, ऐसी लाइन खींचो, टेढ़ी मेढ़ी ऐसे खींच दो, काम खत्म। थोड़ा सा टेढ़ा कर दो, अनोमी हो गया। ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ये वाला ग्राफ बना दो, या ये बना दो, या बना दो, कोई एक बना दो। ठीक है, ग्राफ बना दोगे, ये परिभाषा में कुछ नहीं है। जो ओम के नियम का पालन करता है वो ओमी चालक, जो ओम के नियम का पालन नहीं करता वो अनोमी चालक हो गया। और ग्राफ बना दो, काम खत्म हो गया। ये बहुत बड़ा चीज नहीं है, और ये पूछा जाता है, एकदम आसान है, जिसको पता होगा बना लेगा, नहीं पता होगा नहीं बनाएगा। अब नोट में देख लो क्या लिखा है, सभी v इक्वल टू आई आर या v अपान में आई इक्वल टू आर ओम के नियम नहीं है, बल्कि ये प्रतिरोध की परिभाषा है। यह समीकरण ओमी तथा अनोमी सभी चालकों के लिए सत्य है। ये ओम के लिए, ओमी तथा अनोमी दोनों के लिए सत्य होगा। किसी समय अगर मान लो v अपान आई, मैंने ये इसके बारे में समझा भी चुका हूँ, v अपान आई जिस अनुपात में, जिस हिसाब से v बढ़ रहा है उसी हिसाब से i बढ़ेगा, तो r नियतांक होगा, तो ओमी परिपथ होगा जाएगा। और v बढ़ाने पर i कम ज्यादा बढ़ रहा है, जिस अनुपात में v बढ़ रहा है उसी अनुपात में i नहीं बढ़ रहा है, तो r का मान चेंज हो जाएगा, उस समय अनोमी परिपथ होगा। लेकिन r तब भी निकलेगा, ऐसा नहीं है, तो जो निकलने वाले r है वो अलग अलग निकले, अलग अलग v पे या अलग अलग i पे, तो फिर आर तो तब भी निकल रहा है, लेकिन बस अलग अलग निकल रहा है। जब आर अलग अलग निकलेंगे तो फिर अनोमी परिपथ हो जाता है। तो इसलिए नियतांक आर हर एक केस में, वी को चाहे जितना घटा बढ़ा लो, चाहे आर को कितना घटा बढ़ा लो, वी अपान आई करेंगे, जिस पास से आई को घटाओगे उस प्रकार से वी अपने आप घट जाएगा, तो आर की वैल्यू हमेशा सेम ही रहेगी। तो ऐसे केसेस
ऐसे चीजों को ओम का नियम कहते हैं। तो ये एग्जैक्ट ओम का नियम हो गया। ये डिफरेंस बहुत बच्चों को नहीं पता होता। अभी स्टेटमेंट पूछ देगा तो आदमी नहीं बता पाएगा, वो बोल देगा यही है ओम का नियम, ये है ही नहीं। या ये दोनों लिखा होगा तो ये ज्यादा सटीक है, ये इससे कंप्लीट हमारा नहीं हो रहा ओम का नियम। अब हमारा नेक्स्ट है प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। चलो अब इसमें देखते हैं प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। इसमें क्या है, इसमें ज्यादा अगर सवाल पूछेगा तो तुमको इस फार्मूले पे पूछेगा, R इक्वल टू R नॉट 1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी बोल दो, या टी माइनस टी नॉट बोल दो। ये फार्मूला अगर रटा है काम चल जाएगा। या कभी कभी इसी से जहाँ पी जहाँ रो है वहां पे R लिख देना, काम खत्म। या अल्फा बराबर रो नॉट माइनस रो अपान में रो टाइम्स में टी माइनस टी नॉट हो, टी माइनस टी नॉट को डेल्टा टी भी लिखते हैं। तो अगर ये रटा है तो इसी से ये वाला बन जाता है, या ये कह लो इससे ये बन जाएगा। ठीक है, अब चलो थोड़ा सा पढ़ देते। फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसमें फार्मूले से सवाल पूछता है जब भी पूछता है। तो प्रतिरोधों की ताप पर निर्भरता, पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप पर निर्भर करते हैं, परंतु विभिन्न पदार्थ एक जैसी निर्भरता प्रदर्शित नहीं करते हैं। जैसे एक सीमित ताप परिसर में किसी धात्विक चालक की प्रतिरोधकता ताप पर निम्न समीकरण के अनुसार निर्भर करती है। तो इसमें जब भी कभी आए तो यहाँ से स्टार्ट करना, लिखना यहाँ से, समझे। ऊपर वाला तो ऐसे जानकारी के लिए। PT इक्वल टू रो इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा, इसको डेल्टा टी भी कई बार लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, रो टी क्या हो गया, ताप टी पर धातु की प्रतिरोधकता जब टेम्परेचर टी था। रो नॉट क्या है, संदर्भ ताप, जिस समय हमने मान लो टी नॉट पर धातु की प्रतिरोधकता, धा पर धातु या पदार्थ ब्रैकेट में लिख दो की प्रतिरोधकता, और अल्फा धातु या पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक। ये सारी चीजें हैं। ये फार्मूला लिखने के बाद इनको लिखना जरूरी है, क्योंकि ये है क्या, ये तो जानना जरूरी है ना। अब समीकरण 1 से अल्फा इक्वल टू रो नॉट माइनस रो टी माइनस रो नॉट अपान में पी नॉट टी माइनस टी, इसका फार्मूला को याद रखना। कई बार इसको या ऐसे भी लिखते हैं, रो टी माइनस में रो नॉट अपान में रो नॉट इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो ऐसे भी लिखते हैं। इसको ऐसे याद रख लो अगर याद रखना है तो। बाकी ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों सेम ही बात है। यहाँ पे मात्रक क्या होगा, अल्फा का मात्रक क्या होगा, अल्फा का मात्रक होता है, यहाँ से देखो इसका मात्रक किसका मात्रक सेम होगा, इसका भी मात्रक सेम होगा। तो मात्रक माइनस मात्रक माइनस सेम मात्रक माइनस मात्रक मात्रक ही होगा, मात्रक मान मात्रक 0 हो जाएगा, तो प्रति सेंटीग्रेड आ जाएगा। इसको बोलते हैं प्रति केल्विन या प्रति सेंटीग्रेड। केल्विन में कभी डिग्री नहीं लगता, ध्यान रखना। ठीक, यहाँ पे बीमा जब निकालोगे तो सबकी तो बीमा 0 होगी, और टेम्परेचर की बीमा जो है थीटा होती है, थीटा की पावर -1। यहाँ पे ये वाली चीज लिखा है R इक्वल टू रो एल बाई ए, R इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एल, तो R इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, दोनों के प्रोपोर्शनल में होगा, इसके भी और इन दोनों के भी। तो ताप परिवर्तन होने पर एल अपान ए के मान में हुआ परिवर्तन रो में हुए परिवर्तन की तुलना में नगण्य होता है, आता है। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। ये वैसे जानकारी के लिए लिख दिया है, लेकिन ये फार्मूला जरूर बनता है। ये कॉम्पिटिटिव पर्पज के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी ये फार्मूला जो है यूपी बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ये वाला R इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो इसमें क्या है कि ये यूपी बोर्ड के लिए फार्मूला केवल इम्पोर्टेंट है। ठीक है, केवल फार्मूला, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, बस। अब है विद्युत अपघट्य प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। अब इसमें पता नहीं हेडिंग क्या डाला है, ये यहाँ पे लिख दो विद्युत अपघट्य की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। यहाँ के ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघट्यों की सांद्रता कम हो जाती है, जिससे आयनों की गतिशीलता बढ़ जाती है। तो आयनों की गतिशीलता बढ़ जाएगी तो चालकता बढ़ जाएगी, प्रतिरोधकता घट जाएगी। साथ ही ताप बढ़ाने पर आयनीकरण बढ़ जाने के कारण प्रतिमेयांक आयतन में आयनों की संख्या भी बढ़ जाती है।
क्योंकि अभी केमिस्ट्री पढ़ोगे, ताप बढ़ाने पर जो भी विद्युत अपघट्ट होते हैं वो ज़्यादा आयनित हो जाते हैं, तो आयनित होने से n की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, ज़्यादा आयन अवेलेबल हो जाएंगे। आवेशवाहकों को n से रिप्रेजेंट करते हैं, अतः ताप बढ़ने पर विद्युत अपघट्टों की प्रतिरोधकता घट जाती है, कम हो जाएगी। n भी बढ़ेगा, u भी बढ़ेगा, म्यू दोनों बढ़ रहे हैं। ई तो बढ़ नहीं सकता, ई तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, वो तो जितना है उतना ही रहेगा। तो ये बढ़िया इंपॉर्टेंट बात है कॉम्पिटिटिव पर्पज के लिए। यूपी बोर्ड में अगर पूछेगा इन केस तो कभी भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है बस, बाकी इसकी ज्यादा पूछेगा नहीं। लेकिन लिखा देख लेना, इसको अभी सेकेंडरी में डालो, बस इतना जान लो। प्रतिरोधकता के आधार पर पदार्थ का चयन, ठीक है, तो ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको बस एक बार पढ़ लेना। बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है, इसकी प्रतिरोधकता कम तथा गलनांक कुछ होता है। ये जो चीज लिखी है इसको छोड़ के सिर्फ इतना पढ़ लो, वो जो ऊपर लिखा सेम यही नीचे लिखा। उपकरण बल्ब प्रतिरोधकता कम होनी चाहिए, और इसका एल्फा जी क्या होता है, इसका प्रसार गुणांक होता है, ठीक है। उस एल्फा एल्फा जो होता है, एक सेकंड, यहाँ पे क्या है, प्रतिरोध ताप गुणांक, तो ताप बढ़ाने पर अल्फा जिसका ज्यादा होता है बहुत तेजी से प्रतिरोध बढ़ता है, और अल्फा जिसका कम होता है धीरे धीरे बढ़ता है प्रतिरोध ताप के साथ साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, बल्ब जो होना चाहिए उसका जो टंगस्टन जो फिलामेंट होता है उसका प्रतिरोध कम होना चाहिए, नहीं ज्यादा बिजली खाएगा। इसका प्रतिरोध ताप गुणांक के बारे में कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है, बस गलनांक कुछ होना चाहिए। गलनांक कुछ नहीं होगा तो बहुत जल्दी फ्यूज होकर चूज के गिर जाएगा, पदार्थ टंगस्टन का लेते ही है। फिर है प्रतिरोध बॉक्स या प्रमाणिक प्रतिरोध बॉक्स। हमारे लैब में कुछ प्रतिरोध बॉक्स होंगे, उनमें जो है उनका यूज करते हैं, तो उनमें जो प्रतिरोध बनाए जाते हैं, चाहे भाई जो जिसके यहाँ से खरीद के लाते हो वो पहले बनाएगा तभी तो तुमको बेचेगा, तो उसका प्रतिरोध अधिक होना चाहिए, अल्फा कम होना चाहिए। अल्फा का क्या, तुम प्रैक्टिकल कर रहे हो उसको ये मान के चले कि ये 10 ओम का है, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, धारा ज्यादा बह गई तो अपने आप ही प्रतिरोध बढ़ा लेगा। तो तुम तो सोच रहे थे कि ये 10 ही ओम का, थोड़ी देर बाद वो 15 ओम का हो जाएगा, बहुत ज्यादा थोड़ा से मान लो धारा ज्यादा बही या टेम्परेचर अधिक हो गया गर्मी के सीजन में, उसका पता चला प्रतिरोध ज्यादा हो गया, ठंडी के सीजन में कम हो गया। तो इस वजह से अल्फा कम होगा तो टेम्परेचर का असर नहीं पड़ेगा, ठंडी में जितना रहेगा उसका प्रतिरोध गर्मी में भी उतना ही रहेगा। गलनांक गलनांक तो ज्यादा असर पड़ता नहीं है, गलनांक के बारे में कुछ नहीं बोला। ये बनाए किसके जाते हैं, कंस्टेंटन या मैग्नीन के, ठीक है। तो ये केवल जान लो, एक बार पढ़ लो, क्योंकि ये सब ये रटोगे तो आज रटोगे 10 दिन बाद भूल जाओगे। परीक्षा में जाने से पहले एक बार रिवीजन कर लेना, इसमें ऑब्जेक्टिव आ सकता है और ज्यादा कुछ नहीं आएगा, टेबल बनाने के लिए कभी नहीं पूछेगा। मीट हीटर का मीट तंतु हीटर का तंतु जो होगा उसका प्रतिरोध अधिक होना चाहिए, अगर प्रतिरोध अधिक होगा तभी वो ऊष्मा देगा, नहीं तो अब लिखा हुआ है तो समझा दे रहे हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। और गलनांक कुछ होना चाहिए, गलनांक अगर निम्न होगा तो हीटर गल जाएगा, उसके कॉइल जो होते हैं फिर खराब हो जाएगा। कौन सा यूज करते हैं, नाइक्रोम, ये जीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, समझ गए। फ्यूज तार फ्यूज तार का जो है प्रतिरोध कम होना चाहिए, अगर फ्यूज तार का ही प्रतिरोध बहुत ज्यादा होगा तो तुम्हारे घर में मीटर के बाद जो बिजली आएगी वो सारा फ्यूज तार ही खा जाएगा, फर्जी का बिजली का बिल ज्यादा आएगा, पता चला उससे इतना पंखा भी नहीं चला है फिर भी बिजली का बिल आ रहा है। तो इसलिए फ्यूज तार का जो है प्रतिरोध कम होना चाहिए, ठीक है। और फिर गलनांक इसका कम होना चाहिए। बनते किसके हैं, टिन और लेड की मिश्र धातु से। अब इसके बारे में और तो कुछ लिखा नहीं है, अल्फा के बारे में, अल्फा के बारे में डैश समझ लो। तो ये है, बस इसको एक बार पढ़ लेना, रटने की जरूरत नहीं है, इसको रटने की जरूरत है अगर इच्छा है तो रट भी लो। ये अदर देन कॉम्पिटिटिव वो जीएस में भी पूछा जाता है, फिजिक्स के अलावा भी। अब है विद्युत ऊर्जा शक्ति। विद्युत ऊर्जा शक्ति